हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज आप लोग के लिए बिजनेस फाइनेंस, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस खास तौर से किनके लिए? जो बीकॉम में पढ़ रहे हैं और बीकॉम में जिनका आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं। और खास तौर से बिजनेस फाइनेंस के फर्स्ट पेपर के लिए ये एमसीक्यू है और टोटल एमसीक्यू की संख्या आपकी 50 है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। और दूसरी चीज, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पिछली बार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि जिनका बीकॉम का एग्जाम हो रहा है तो काफी हेल्प मिल जाए। ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि भाई कि आप लोग कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दें। आइए स्टार्ट करें हम। ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट पेपर बिजनेस फाइनेंस का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि वित्त का क्या कार्य है। वित्त माने होता है धन, पैसा, ठीक ना, मनी। वित्त का बिजनेस में क्या कार्य है? तब वित्त क्या काम करता है? वित्तीय प्लानिंग करता है, वित्त प्राप्ति करता है, वित्त का प्रशासन करता है और उपयोग से। सोचकर बताइए कि वित्त का क्या काम है। ऑप्शन देखने के हिसाब से हमें तो लग रहा है कि वित्त का ये तीनों काम करता है, ये प्लानिंग, प्राप्ति और एडमिनिस्ट्रेशन। सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए हम थोड़ा सा इस साइड में करके दिखाते हैं, ऐसे रहेगा तो सही रहेगा। दूसरी चीज कि भाई आज जानते ही हैं नया साल है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मेहनत करिए कि नया साल अच्छा सा बीते आप लोग का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः आधुनिक निगम के नियंत्रक का उत्तरदायित्व नहीं है। ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः आधुनिक निगम, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो कॉरपोरेशन चल रहे हैं उनका नियंत्रक का उत्तरदायी नहीं है, मतलब वो नियंत्रक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। संपत्ति का प्रबंध, बजट या पूर्वानुमान, लागत लेखांकन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आधुनिक कॉरपोरेशन के या निगम के नियंत्रक के रूप में उत्तरदायी नहीं है। क्या उत्तरदायी नहीं है बताइए। देखिए, संपत्ति का प्रबंध ये जरूरी है, लागत लेखांकन जरूरी है, लेकिन कंट्रोलिंग के लिए बजट और पूर्वानुमान लगाया जाना ये ज्यादा उत्तरदायी नहीं है। इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रतिदेय शब्द का प्रयोग। लिखा है प्रतिदेय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वाणिज्यिक पेपर माने कमर्शियल पेपर, इक्विटी शेयर, वरीय शेयर माने प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट। किसके लिए प्रतिदेय शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है बताइए। जो वरीय शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, उनके लिए प्रतिदेय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालोमन इजरा ने पूंजी लागत को क्या कहा? एक आदमी का नाम था सालोमन इजरा। इन्होंने कैपिटल कॉस्ट को क्या कहा? ब्याज दर, स्कंद बिक्री मूल्य, जोखिम का पुरस्कार, पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट। क्या कहा सालोमन इजरा ने? पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कुछ कट गया है नीचे। लिखा है कि अति पूंजीकरण होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन भाई कब होता है? जब अर्जन की वास्तविक दर चालू दर से अधिक हो। अर्जन की माने अर्निंग की वास्तविक दर चालू दर से अधिक हो, अर्जन की वास्तविक दर चालू दर से कम हो। क्या इन दोनों में से सही दिख रहा है? दो ऑप्शन और भी है, बताइए। ओवर कैपिटलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? इन्हीं दोनों में से आंसर है, इसलिए इसको रोके। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अर्जन की वास्तविक दर जब चालू दर से कम होगी तो उसे ओवर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़िए। ऊंची पूंजी लागत का प्रमाण है, बताइए। ऊंची पूंजी लागत का प्रमाण क्या है? अत्यधिक जोखिम, व्यवसाय की आय कम, असंतुलित पूंजी संरचना और उपयोग सभी। ऊंची पूंजी मतलब ओवर कैपिटल कॉस्ट,
किस चीज का प्रमाण है? अधिक जोखिम का भी प्रमाण है, आय व्यवसाय की आय कम का भी प्रमाण है, असंतुलित पूंजी संरचना का भी प्रमाण है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन और दिया गया है कि वित्तीय निर्णय होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं? विनियोग योग्य निर्णय, लाभांश निर्णय, वित्त पूर्ति निर्णय, उपयुक्त सभी। बताइए फाइनेंशियल डिसीजन किस टाइप के होते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन हमारे तीनों से रिलेटेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बस एक बार पढ़ लीजिएगा यदि एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन मान लीजिए इसी पैटर्न पे आ गए, चाहे इसी से रिलेटेड आ गए, तो आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ प्रबंध निर्णय का संबंध होता है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट डिसीजन का क्या रिलेशन होता है, किससे संबंध होता है? पूंजी संरचना से, लाभांश वितरण से, अस्थायी संपत्ति के क्रय से, खाता रखने से। इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट डिसीजन है वो उसका बेनिफिट या उसका रिलेशन या उसका कनेक्शन किससे रहता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोच के चारों में से बताइए किससे होता है। अर्थ प्रबंध निर्णय, इसका संबंध सीधे कैपिटल से होता है। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा कि लाभों का पुनर्विनियोजन का प्रभाव होता है। लाभों के पुनर्विनियोजन का क्या प्रभाव होता है? अंश मूल्य में वृद्धि, विकास हेतु धन की उपलब्धता, प्रति अंश आय, प्रति अंश लाभांश में वृद्धि और उपयुक्त सभी। बताइए ऑप्शन नंबर डी, तीनों ऊपर वाला होता है। अगला क्वेश्चन, सुदृढ़ लाभांश, एक ऑप्शन कट गया है इसमें का, नीचे है। सुदृढ़ लाभांश नीति का आधार होता है। सुदृढ़ मतलब मजबूत स्थिति में जो डिविडेंड की पॉलिसी होती है उसका आधार क्या होता है? लाभ विनियोजन या वितरण में सामंजस्य, विनियोजकों को आकर्षित करना, बोनस देना, और एक और ऑप्शन है, बताइए कौन सा होता है? सुदृढ़ लाभांश नीति का आधार जो होता है वो लाभ विनियोजन एवं वितरण में सामंजस्य, मतलब शेयर होल्डरों को जब डिविडेंड दिया जाता है उसके लिए अच्छी पॉलिसी बनाई जाती है, और पॉलिसी तब बनती है जब प्रॉफिट का सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करें और जो लाभांश का वितरण है उसमें अच्छा तालमेल बनाकर रखें। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ध्यान दीजिए। पूंजी बजटन का अर्थ होता है कैपिटल बजटन। कैपिटल बजटन का मतलब क्या अर्थ होता है? पूंजी व्ययों का नियोजन या नियंत्रण, आय के स्रोतों का बजट, पूंजी का बजट बनाना और विचरणों का पता लगाना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए कि कैपिटल बजटिंग का क्या अर्थ होता है। ऊपर वाला है पूंजी व्ययों का नियोजन या नियंत्रण, जो हमारी कैपिटल है उसको सही ढंग से प्लानिंग करना, उसको सही ढंग से लगाना। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि पूंजी के बाहरी स्रोत वे होते हैं। कैपिटल के बाह्य सोर्सेस कौन होते हैं? जो बाहरी लोगों के माध्यम से उत्पन्न है, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण के माध्यम से उत्पन्न है, शेयरों के निर्गमन के माध्यम से उत्पन्न है, और व्यवसाय के भीतर से उत्पन्न है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोच के बताइए, देखने से रखे। पूंजी के बाहरी स्रोत वे होते हैं जो बाहरी लोगों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, माने बाहर से हम कैपिटल लेते हैं, उसको पूंजी के बाहरी सोर्स या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अगला है शब्द प्रतिदेय। शब्द प्रतिदेय एक आया था अभी इससे पहले, लेकिन वो दूसरे तरीके से। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रतिदेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रक्रियाकर्ता धर्ता के लिए, वाणिज्यिक पत्र के लिए, सामान्य शेयर के लिए, सार्वजनिक जमा के लिए। बताइए सोच के किसके लिए किया जाता है? प्रतिदेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, उसमें वरीय शेयर नहीं नाम दिया है, वरीय शेयर नाम नहीं दिया गया, तो ये तो आपका होगा नहीं, पब्लिक डिपॉजिट होगा नहीं शेयर। ये यहाँ पे जब वरीय शेयर नहीं दिया है तो वाणिज्यिक कॉमर्शियल पेपर के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीज एग्रीमेंट के तहत पट्टेदार को अधिकार प्राप्त होता है। मतलब जब हम किसी लीज का एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें जो पट्टेदार होता है उसको क्या अधिकार प्राप्त होता है? पट्टेदार द्वारा आर्थिक लाभ साझा करें, संगठन के प्रबंध में भाग लें, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करें, या संपत्तियों को बेचें। इन चारों में से लीज एग्रीमेंट के तहत पट्टेदार का क्या अधिकार होता है? बताइए।
पट्टेदार का यह अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर सी, कि एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करें। डिवेंचर प्रतिनिधित्व करते हैं, जो डिवेंचर होते हैं वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, दो ही चीज होते हैं, शेयर और डिवेंचर। वो अलग चीज है कि दोनों का अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ डिवेंचर जो होते हैं वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? कंपनी की निश्चित पूंजी की, कि कंपनी की अस्थायी पूंजी की, कि कंपनी की अस्थिर पूंजी की, कि कंपनी की ऋण पूंजी से। स्पष्ट है, डिवेंचर क्या होता है? ऋण होता है। ऋण मतलब कर्ज होता है। तो इस तरह ये कंपनी की ऋण पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला, कुछ समग्र लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के अधिग्रहण, वित्त पोषण और प्रबंध से संबंधित है। पर कुछ समग्र लक्ष्य को मतलब कुछ फिक्स लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, माने सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के अधिग्रहण, माने संपत्ति को हम अधिग्रहण कर लेते हैं, उसका वित्त पोषण करते हैं और प्रबंध से क्या संबंध है? इसको कहते हैं वित्तीय प्रबंध, अधिकतम लाभ, एजेंसी सिद्धांत, सामाजिक उत्तरदायित्व। बताइए क्या होता है? उसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से बोलते हैं, यह जानते हो। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आय से विभाजित वार्षिक नगद लाभांश या वैकल्पिक रूप से प्राप्ति शेयर आय से विभाजित प्रति शेयर लाभांश को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, वार्षिक आय से विभाजित वार्षिक नगद लाभांश मतलब एनुअल इनकम से हम डिवाइड कर दिए एनुअल कैश डिविडेंड। वैकल्पिक रूप से प्रति शेयर आय मतलब पर अर्निंग पर शेयर को विभाजित किया जाता है पर शेयर डिविडेंड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आय प्रति शेयर अनुपात, प्रस्तावित लाभांश अनुपात, लाभांश भुगतान अनुपात, अपेक्षित लाभांश अनुपात। किस नाम से जानते हैं? लाभांश भुगतान अनुपात, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लाभांश से क्या आशय है? बताइए, डिविडेंड किसे कहते हैं? लाभ की मात्रा को, लाभ की पूंजी से अनुपात को, लाभ का हिस्सा जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है, लाभ का अंश जो ऋण पत्रधारियों को व्यवसाय रूप में दी होता है। देखना ही सही है इस पर, लाभांश क्या होता है? लाभ का हिस्सा जो अंशधारियों में क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिकी की एक विशेष मामला है जहां नकदी प्रवाह की धारा हमेशा के लिए जारी रहती है? मैंने नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कौन सा वार्षिकी की एक विशेष मामला है, माने एनओटी का एक विशेष मैटर है जहां नकदी प्रवाह की धारा हमेशा के लिए रहती है। वो क्या है? साधारण वार्षिकी, देय वार्षिकी, विशेष वार्षिकी, सदा, अनंत काल तक। क्या होता है बताइए? जो एनओटी होती है वो हमेशा अनंत काल तक चलती रहती है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अवधारण अनुपात से मापा जाता है? माने कॉन्सेप्चुअल रेशियोज के द्वारा मापा जाता है। किसको मापा जाता है? ऑपरेटिंग दक्षता, संपत्ति उपयोग दक्षता, वित्तीय नीति, लाभांश नीति, किसको मापा जाता है? डिविडेंड पॉलिसी को कॉन्सेप्चुअल मेथड से या रेशियो से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांड मालिकों के लिए ब्याज दरों में उतार चढ़ाव होने वाले जोखिमों को संदर्भित करता है? निम्न में से कौन सा ऐसा बांड है जो बांड मालिकों के लिए ब्याज दर में जो उतार चढ़ाव होता है उसके जोखिम को संदर्भित करता है? वो उतार चढ़ाव जोखिम है, ब्याज दर जोखिम है, रियल टाइम जोखिम है, मुद्रास्फीति जोखिम है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? बताइए। वो है हमारा ब्याज दर जोखिम, क्योंकि ब्याज दर हमेशा इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। 22 नंबर है कि निम्न में से अनुपात का कौन से फर्म के सामान्य स्टॉक के बाजार मूल्य को चयनित वित्तीय से संबंधित करता है? माने निम्न में से अनुपात का कौन से फर्म के सामान्य स्टॉक के बाजार मूल्य को चयनित वित्तीय संबंध करता है? तरलता अनुपात, तोलन अनुपात, लाभप्रद अनुपात, बाजार मूल्य अनुपात। सोच के बताइए कौन सा अनुपात है? उत्तोलन अनुपात। अगला है, जब किसी विशेष बांड के लिए बाजार की आवश्यकता प्रति लाभांश दर
उसके कूपन दर से बहुत कम होती है तो बांड होता है पर बेच रहा है। क्या होता है? जब किसी विशेष बांड के लिए बाजार की आवश्यकता प्रति लाभ दर उसके कूपन दर से बहुत कम होती है तो बांड होता है पर बेचा जाता है। मतलब जो बांड होता है उसको किस दर पर बेचा जाता है, कहने का मतलब ये प्रीमियम दर पर, छूट दर पर, एज पर, पार लिखा हुआ है, एज पर माने सममूल्य पर। अधिक जानकारी के लिए बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता। इनमें से किस दर पर बेचा जाता है? तो उसे प्रीमियम दर पर बेचा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और बता दें आप लोग को, ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस जो हमारा फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस है, जो इसका फर्स्ट पेपर हमारा है, तो इस बिजनेस फाइनेंस का फर्स्ट पेपर में केवल 4 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। जो शुरू के 4 चैप्टर है, ठीक ना, कैपिटल बस्टिंग या मान लीजिए कैपिटल कॉस्ट, ये सब जो इंट्रोडक्शन है, 4 ही चैप्टर से आप लोग के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। मैंने केवल थ्योरेटिकल का पार्ट उठाया है, ठीक ना, जबकि सेकंड पेपर आसान है। सेकंड पेपर में टोटली थ्योरी ही है, ठीक ना। तो सेकंड पेपर का भी आप लोग को एमसीक्यू कुछ प्रोवाइड कर देंगे। इसको वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कुछ एक आप लोग को आइडिया मिल जाए, पता चले कि कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कुछ इसमें से जरूर कुछ ना कुछ एमसीक्यू उससे रिलेटेड है, उसी चैप्टर से है, तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक गतिविधि के लिए वित्त महत्वपूर्ण है? निम्न में से किस व्यवसायिक गतिविधि के लिए वित्त महत्वपूर्ण है? मार्केटिंग रिसर्च के लिए, उत्पाद मूल्य निर्धारण के लिए, विपणन और वितरण चैनल को डिजाइन के लिए, दिए गए सभी विकल्पों में से सही। बताइए किसके लिए? जो हमारा जो वित्त है, वित्त महत्वपूर्ण है सबके लिए, मतलब इसके लिए भी, इसके लिए और इस तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा है कि निम्न में से कौन सा भाग वित्तीय योजना का मुख्य भाग नहीं? पूछ रहा है कि कौन सा या भाग फाइनेंशियल प्लानिंग का भाग नहीं है। पूंजीकरण, पूंजी ढांचा, पूंजी का प्रबंध और विकसित वित्तीय योजना, इन चारों में से कौन सा वित्तीय पूंजी का या वित्तीय प्लानिंग का, फाइनेंशियल प्लानिंग का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? विकसित वित्तीय योजना। ये जो तीनों है ये आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। अगला 26 नंबर, पूंजी लागत अवधारणा सही है। पूंजी लागत अवधारणा सही है, किस क्या सही है? पूंजी संरचना निर्धारण में, विनियोग निर्णय में, परियोजना मूल्यांकन में। भाई सब में है, ये चारों में, तीनों में, ऊपर वाले में कैपिटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लागू होता है। अगला दिया गया है एक कि वित्त की प्राप्ति, वित्त के प्रति परंपरागत विचारधारा का अभ्युदय हुआ। मतलब वित्त के प्रति जो हमारा पुराना पैटर्न है, पुराना कॉन्सेप्ट है, परंपरागत विचारधारा है, वो आरंभ हुआ 1920 से पहले और 1950 से पहले। 1920 तथा 1930 के मध्य इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कि कब हुआ था। जो हमारी पुरानी परंपरा का विचारधारा है 1920 और 1930 के मध्य में, ये हम परंपरागत विचारधारा वित्त का स्टार्ट हुआ। अगला व्यवसायिक वित्त, ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक वित्त निम्नलिखित में से किससे संबोधित करता है? जो फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस है, कह रहा है निम्न में से किससे संबोधित करता है? पूंजी बजटिंग से, पूंजी संरचना से, कार्यशील पूंजी प्रबंधन से, एक और ऑप्शन है, बताइए किससे करता है? भाई ये तीनों से करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। देखिए नीचे होगा कहीं ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन 29, पूंजी बजटन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो हमारा है कहां से शुरू होता है? पूंजी की उपलब्धता से, परियोजना के मूल्यांकन से, क्रियान्वयन से, परियोजना की परिचयात्मक जानकारी से। इन चारों में से कौन सा कैपिटल बजटन की प्रोसेस का पहला चरण है? बताइए। पहला चरण डी है, परियोजना की परिचयात्मक जानकारी से, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन से हमारा कैपिटल बजटिंग स्टार्ट होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लाभांश मार्जिन द्वारा मापा जाता है? मतलब इसमें कह रहा है किससे लाभांश मार्जिन द्वारा मापा जाता है? ऑपरेटिंग दक्षता, संपत्ति उपयोग दक्षता, वित्तीय नीति और लाभांश नीति। किससे लाभ मार्जिन द्वारा मापा जाता है? बताइए।
लाभ मार्जिन द्वारा किससे मापा जाता है? ऑपरेटिंग दक्षता। जिस हिसाब से हमारी ऑपरेटिंग कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट का मार्जिन होगा। नेक्स्ट है वित्तीय नियोजन आधारित है। फाइनेंशियल जो प्लानिंग है किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित है? भूतकाल पर, वर्तमान काल पर, भविष्य काल पर, कि इनमें से कोई नहीं? जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है फ्यूचर पर डिपेंड होती है, भविष्य काल पर। नेक्स्ट है व्यवसायिक वित्त। ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक वित्त निम्नलिखित में से किससे संबोधित करता है? बिजनेस जो फाइनेंस है, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, वो किससे संबोधित करता है? कैपिटल बजटिंग से, कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से, कि कैपिटल स्ट्रक्चर से, कि सारे ऑप्शन सही हैं? बताइए। जो हमारा कैपिटल बजटिंग है किससे संदर्भित करता है? ये तीनों से करता है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही। अगला 33 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बांड मालिकों के लिए ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को संदर्भित करता है? नीचे नाम कुछ दिए गए हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो बांड मालिकों के लिए उसकी जो ब्याज दरें हैं उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके जोखिमों को संदर्भित करता है? सोच के बताइए। उतार चढ़ाव जोखिम, ये तो होगा नहीं। और देखते हैं क्या, ब्याज दर जोखिम, यही होगा। यहां ये ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दर जोखिम। शायद ये क्वेश्चन आया था पीछे। नीचे दिया गया है अगला कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय नीति मूल्यांकन किया जाता है? कह रहा है कि चार नाम नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फाइनेंशियल पॉलिसी का वैल्यूएशन किया जाता है? लाभ मार्जिन, लाभ मार्जिन, एक सेकंड रुकते हैं। हाँ, तो 33 नंबर का क्या ऑप्शन होगा? निम्नलिखित में से लिखा है कि किसके द्वारा फाइनेंशियल पॉलिसी का वैल्यूएशन किया जाता है? लाभांश मार्जिन, कुल संपत्ति कारोबार, ऋण इक्विटी अनुपात, और सारे ऊपर वाले किसी भी ऑप्शन में से कोई नहीं। बताइए 34 नंबर का कौन सा सही होगा आपका? ऋण इक्विटी अनुपात के द्वारा ही फाइनेंशियल प्लानिंग का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति जिसे बाद की ओर से कार्य करने के सिद्धांत कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अधिकृत एक व्यक्ति जिसे बाद की ओर से, मतलब जिसे बाद में कार्य करने के सिद्धांत कहा जाता है, उसे कह रहा है किस रूप में जाना जाता है? मतलब एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करता है कि मेरे तरफ से आप काम करिए, तो उस व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता है? एजेंट, अधीनस्थ, नौकर, सहायक? सोच के बताइए किस रूप में जाना जाता है? उसको एजेंट कहा जाता है, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरा व्यक्ति अधिकृत होता है, उसकी ओर से वो सारे काम करता है, तो उसको एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है त्वरित अनुपात के रूप में जाना जाता है। बताइए त्वरित अनुपात किसको कहा जाता है? त्वरित माने लिक्विड एसिड्स को। देखिए वर्तमान अनुपात को, ये तो होगा नहीं। एसिड टेस्ट अनुपात, इसी को त्वरित अनुपात कहा जाता है। नगद अनुपात होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा सही है? बी सही है। अगला दिया है वित्तीय प्रबंध को कुछ समय पूर्व कहा जाता था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कुछ टाइम पहले किस नाम से जाना जाता था? व्यवसायिक वित्त, व्यवसायिक वित्त तो आज कहा जाता है। संस्थागत वित्त, निगम वित्त, इनमें से कोई नहीं। भाई जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको कुछ साल पहले हम संस्थागत वित्त के नाम से जानते थे, क्योंकि आज के समय में इसे व्यवसायिक वित्त हो गया। अगला 38 नंबर, 38 नंबर में कह रहा है कि शॉर्ट टर्म फंड वे फंड होते हैं जिनकी अवधि अधिक नहीं होती है। किससे अधिक नहीं होती? 3 साल, 2 साल, 1 साल और 5 साल। भाई 1 साल से अधिक नहीं होती। शॉर्ट टर्म फंड किसको कहा जाता है? कि जो फंड 1 साल से अधिक के लिए नो। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वित्त कार्य का अंग है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वित्त के कार्य का अंग नहीं है, पूछ रहा है। विनियोग निर्णय, व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय, अर्थ प्रबंध निर्णय, लाभांश निर्णय। ये देखने से ही पता चल जा रहा है
कौन सा फाइनेंस का वर्क नहीं है? बताइए कौन सा फाइनेंस का वर्क नहीं है? भाई व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय ये फाइनेंस का नहीं है, ये ऊपर वाला विनियोग निर्णय, अर्थप्रबंध निर्णय, लाभांश निर्णय है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सही है। अगला है पे बैक पीरियड से क्या आशय है? ध्यान दीजिएगा, पे बैक पीरियड से क्या आशय है? वह अवधि जिसमें भुगतान करना है, अवधि जिसमें भुगतान प्राप्त करना है, ठीक ना? ये दोनों ऑप्शन एक ही हो। भुगतान देखिए, वह अवधि जिसमें भुगतान करना है, वह अवधि जिसमें भुगतान प्राप्त करना है, जिस अवधि में विनियोग की राशि पुनः वापस हो जाए, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन है जो पे बैक पीरियड का अर्थ है? पे बैक पीरियड का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, जिस अवधि में विनियोग की राशि पुनः वापस प्राप्त हो जाए उसी को पे बैक पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि विनियोजित राशि 1 लाख रुपया, हरास यो ब्याज से पूर्व परंतु कर के बाद आय हमारी 20,000 है। पे बैक पीरियड कितना? बताइए पे बैक पीरियड कितना होगा? देखने से पे बैक पीरियड का फार्मूला क्या होता है बताइए। हमारा ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना का, भाई इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख रुपए की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है भाई? 20,000 है। इसे डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 5 ईयर। तो जो 5 वर्ष दिया गया है 20/2500, ये आपका पे बैक पीरियड है। अगला क्वेश्चन, प्रतिधारित कमाई, प्रतिधारित कमाई को इस रूप में भी जाना जाता है रिटेनिंग अर्निंग। रिटेनिंग अर्निंग को किस नाम से जाना जाता है? कंपनी के अवशिष्ट मालिक, कंपनी की ऋण पूंजी, कंपनी की अल्पकालीन पूंजी, मुनाफे की वापसी। इन चारों में से रिटेनिंग अर्निंग को किस नाम से जाना जाता है? इसको मुनाफे की वापसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 43, लिखा है कि निम्नलिखित में पूंजी को का स्रोत है, माने वह कह रहा है कि पूंजी का कौन सा स्रोत है? समता अंश, अधिमान अंश, ऋण पत्र, उपयुक्त सभी। तो भाई पूंजी के ये चारों तीनों ऊपर वाले स्रोत है, सारे ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला है विनियोक्ता की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, विनियोक्ता की दृष्टि से पूंजी लागत है, कैपिटल कॉस्ट किसे कहा जाता है? विनियोक्ता की दृष्टि से कैपिटल कॉस्ट किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बाजार मूल्य को, पूंजी त्याग का प्रतिफल, ब्याज दर, इनमें से कोई नहीं। विनियोक्ता की दृष्टि से कैपिटल कॉस्ट किसको कहा जाता है? 4 नाम दिए गए हैं, सोच के बताइए किससे कहा जाता है? पूंजी त्याग का प्रतिफल ही विनियोक्ता की दृष्टि से कैपिटल कॉस्ट होती है। अगला 45 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक कंपनी का चालू दर 12% है, करंट रेट उसका 12% है, लाभ हमारा 1 लाख है। यदि समता अंश पूंजी की राशि 9 लाख रुपया है तो यह स्थिति होगी। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी की जो करंट रेट है 12% है और प्रॉफिट उसका 1 लाख रुपया है। यदि समता अंश पूंजी 9 लाख रुपया है तो यह स्थिति को क्या कहा जाएगा? अति पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण, उचित पूंजीकरण की कुछ नहीं कहा जाएगा। सोच के बताइए क्या कहा जाएगा? इस स्थिति को हम अल्प पूंजीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी के अंश का बाजार मूल्य 50 रुपया है और उसी अंशों का पुस्तक मूल्य 35 रुपया है, तो कंपनी की स्थिति क्या होगी? मार्केट वैल्यू 50 रुपया है और बुक वैल्यू उसका 35 रुपया है, उसे क्या कहते हैं? अल्प पूंजीकरण, उचित पूंजीकरण, अति पूंजीकरण, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए इनमें से क्या कहा जाएगा? उस स्थिति को हम अल्प पूंजीकरण कहा जाता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भुगतान के वर्तमान मूल्य या भविष्य में प्राप्त होने वाले भुगतानों की एक धारा निर्धारित करने की प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, भुगतान का जो वर्तमान मूल्य है और भविष्य में प्राप्त होने वाले भुगतानों की एक धारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग कहा जाता है। यहीं पे नाम है डिस्काउंटिंग, पहला ही ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात फर्म के वित्तीय उत्तोलन को संबोधित करने के लिए भी प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रेशियो है जो फर्म के वित्तीय उत्तोलन को संबोधित करने के लिए अभिप्रेरित करता है? तरलता अनुपात, दीर्घकालीन सॉल्वेंसी अनुपात, संपत्ति प्रबंध अनुपात, लाभप्रद अनुपात। सोच के बताइए इनमें से कौन सा अनुपात है? तो ये है दीर्घकालीन सॉल्वेंसी रेशियो, माने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि लाभांश वितरण कंपनी अधिनियम की किस धारा में नियोजित है? जो हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूछ रहा है कि कंपनी एक्ट के किस सेक्शन में ऐसा प्लान किया गया? तो भाई धारा 73 से 74 में इसका प्लान किया गया। और लास्ट 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 50 नंबर लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाल्टर मॉडल की मान्यता नहीं है? वाल्टर एक महोदय थे जिन्होंने बिजनेस फाइनेंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें लिखा है कि कंपनी के अस्तित्व दीर्घकालीन या सतत है, सभी आय या तो प्रतिधारित करके व्यवसाय में पुनर्वियोजित की जाती है या लाभांश के रूप में वितरित की जाती है, और कंपनी के लिए कोई चल लागत नहीं है और इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि वाल्टर मॉडल की मान्यता किस पर आधारित नहीं है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, इस पर आधारित नहीं है, कंपनी के लिए कोई चल लागत नहीं है, ये वाल्टर महोदय का कथन नहीं है, बाकी ऊपर वाला दोनों कथन है। तो कुल मिलाकर इस तरह बिजनेस फाइनेंस के इस पहले लेक्चर में आप लोग के मैंने टोटल 50 क्वेश्चन मैंने बताया। 50 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो कुछ तो भाई क्वेश्चन उसमें से तो मिल ही सकते हैं, लेकिन मेहनत करिए, पढ़िए, और उससे पता भी चल जाएगा कि क्या आपकी तैयारी है। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में जल्द ही, क्योंकि आप लोग के लिए बिजनेस फाइनेंस का भी सेकंड पेपर भी है, इसके बाद से आप लोग का मॉनेटरी थ्योरी वाली भी पेपर्स हैं, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ एमसीक्यू जैसे जैसे समय मिलेगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, बाय।